स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 11 करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आपने कोशिश करनी है वीडियो पॉज करने की और खुद से इसे ट्राई करने की, क्योंकि तो ही आपके ये मॉक टेस्ट देखने का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज़ का लिया है। अब आप जानते हो नंबर सीरीज़ तो ज़रूर पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो इसे आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में चेक करें। मैंने काफ़ी अच्छे लेवल से आपकी नंबर सीरीज़ करवाई हुई है। अब देखो नंबर सीरीज़ हमारी यहाँ पर जब भी ज़ीरो से स्टार्ट हो तो इसका मतलब इसे ज़ीरो बनाया गया है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है अपनी हर एक क्लासेस में। तो आपने करना क्या है, आपने ज़ीरो बनाना है। और क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 7 है, 26 है। ये क्या है, ये आपके देखो 2 का क्यूब इसके करीब है। ये 26 आपके 3 के क्यूब के करीब है। तो ये आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपने 1 से 100 तक के स्क्वायर और क्यूब आपने याद कर लेने हैं। अब देखो ज़ीरो कैसे आया होगा, तो ज़ीरो आया होगा 1 का क्यूब माइनस 1, तो ज़ीरो आ गया। फिर 7 कैसे आया, 2 का क्यूब माइनस 1, फिर हमारा देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 1 माइनस कर लिया 7 हो गया। अब उसके बाद 3 का क्यूब हमने ले लिया जो कि 27 होता है, 27 में से 1 कर लिया, 26 आया। तो ऐसे ही अब यहाँ पर क्या होगा, अब इतना तो आप जान चुके होंगे, 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस 1 करेंगे तो आएगा 63। वैसे ही 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 में से 1 माइनस कर लो तो 124, और 216 होता है 6 का क्यूब, इसमें से 1 माइनस कर लिया। तो ये सीरीज़ हमारी बैठ चुकी। तो हमेशा जब भी ज़ीरो से आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो तो यही मानकर चलना है कि कुछ तो इसमें माइनस करके इस संख्या को ज़ीरो बनाया गया है। अब बच्चे बहुत से ये सोचेंगे कि ज़ीरो का कुछ मोटिव ही नहीं है, ज़ीरो का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है। पूरी सीरीज़ आपकी इसी ज़ीरो से सॉल्व होगी। जब भी ज़ीरो हो तो समझना है किसी चीज़ का स्क्वायर, कोई पावर लगी है, फिर माइनस हुआ है। अक्सर ये स्क्वायर और क्यूब के बीच में ही पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। अब ज़रूरी नहीं हर बार आपका जो क्वेश्चन हो वो आसान भाषा में ही पूछा जाए। कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि स्टेशनरी की दुकान अपने ग्राहकों से लागत कीमत पर 28% अधिक लेता है। मतलब लागत कीमत चाहे कोई भी हो उससे 28% अधिक लेता है। मतलब 28% अधिक ले रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट में जा रहा है ना। यदि ग्राहक एक स्कूल की किताबें 4544 रुपये अदा करता है, मतलब जो स्कूल की किताब है उसके लिए वो 4544 अदा करता है, तो स्कूल की किताबों का लागत मूल्य कितना है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखो कोई चीज़ है, मान लो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है एक्स, है ना, और उसे बेच रहा है 128 रुपये पर। मतलब 128 में क्यों लिख रहा हूँ, 100 रुपये उसका लागत मूल्य था, उसमें 28 ऐड कर लिया। ये चीज़ हम जानते हैं, ये फॉर्मूले आप जानते हो। फिर इसमें ऐड कर लिया इसको 128 को, तो हमारे पास 128 आया, है ना। 28 को ऐड करेंगे बटा 100 करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को हमेशा ऐड किया जाता है। और हमने यहाँ पर सीपी फाइंड करना है। तो सीपी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे। सीपी निकलता है आपका किस तरह से, एक्स, फिर यहाँ पर एक्स प्लस प्रॉफिट, या फिर जो भी आपका फॉर्मूला था इनटू सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बताया नहीं गया है कि ये 45 और 44 सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर पूछा गया है वो अदा करता है। मतलब अब इसने यहाँ से कितनी किताबें ली होगी जिसका प्राइस इसने इतना दिया होगा, ये हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे इसी तरह से मानकर चलेंगे। और कितने रुपए इसने अदा किए, तो 45 और 44 रुपये इसने अदा किए, है ना। ये बात हो चुकी। अब जब जब इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो x बराबर है, तो ये हो जाएगा 45 44 गुणा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, बाकी आपकी जो संख्या है बटे में वो नीचे चली आएगी, वो 128 नीचे चली आएगी। तो अब जब ये आ जाएगा आपका 45 44 00, और इसे 128 से जब आप भाग करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, भाग करके जो संख्या आती है वो आती है 3550। तो जो लागत मूल्य था उस वस्तु का वो था 3550। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बताता हूँ मैंने किया कैसे। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया था, देखो बेसिक सी बात है, लागत मूल्य से 28% अधिक ले रहा है। मतलब लागत मूल्य मान लो 100 रुपये थी तो उससे 28 रुपये अधिक ले रहा है, तो 128 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है वो, है ना, कोई चीज़ बेच रहा है, तो बटा 100। अब बटा 100 क्यों आया, ये देखो फॉर्मूले होते हैं आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस खोलने के, जिसमें हम अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे ऐड करते हैं और लॉस हुआ तो उसे माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था, तो देखो हमारे पास दिया गया था यहाँ पर, देखो ये हमारे पास निकल कर आया 128 बटा 100। ये हमने एक्स मानकर चला कि वो वस्तु है, उसने 4544 रुपये अदा किए, तो बस हम इसे यहाँ ले आए जिससे ये उल्टा हो गया।
100 ऊपर चला गया और 128 नीचे आ गया, तो बस इसे गुणा करके काट लिया, तो 3500 रुपये आपका आंसर आया। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आपने बस थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन को समझना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। कई बार क्वेश्चन इतना आसान होता है हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अक्सर एग्ज़ाम टफ ही होगा और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ही उसमें पूछे गए होंगे। अब एक पात्र विशेष प्रकार के द्रव्य से भरा हुआ है, ये मान लो वो पात्र है, ये एक विशेष प्रकार के द्रव्य से भरा हुआ है। उसमें 4 लीटर द्रव्य गिरा दिया जाता है। 4 लीटर द्रव्य उसमें गिरा दिया गया, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। यदि द्रव्य और पानी का अनुपात 1:2 है तो पात्र की क्षमता क्या है? तो मतलब ये कितने लीटर का है? अब देखो यहाँ पर 4 लीटर द्रव्य हमने गिरा दिया और उसकी जगह पर 4 लीटर पानी मिला लिया, है ना। तो यहाँ पर हमें द्रव्य और पानी का रेशो दिया है 1:2। अब ये 2 अनुपात है, ये किसका है? ये पानी का है। पानी का कैसे हुआ? क्योंकि पहले द्रव्य दिया गया है और फिर पानी, और यहाँ पर पहले द्रव्य का ही रेशो दिया गया होगा, तो ये द्रव्य का है और ये पानी का है। तो पानी हमने कितना भरा? 4 लीटर पानी हमने भर दिया था उस गिरे हुए पात्र की गिरे हुए लिक्विड की जगह या द्रव्य की जगह। तो जब 4 लीटर 2 रेशो के बराबर है तो 1:2 के बराबर होगा। तो जब 1:2 के बराबर है और 2:4 के बराबर है तो टोटल कितना लीटर का हुआ? 6 लीटर का हुआ ना। तो बस इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि है आपका टाइम एंड वर्क का। अब मान लो इस प्रकार से आपका पूछा जाए, जैसे रिया और सुजॉय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है तो सुजॉय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटे में पूरा करेगा? माफ कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्या होगा, इन दोनों का काम क्या है? रिया प्लस सुजॉय 12 घंटे में 1/12 हम इसे मानकर चलेंगे। रिया अकेले उसे देखो कितने में? 1/20 घंटे में करेंगे। एलसीएम ले लो इसका, ये आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, है ना। और ये आपका 60 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 20 3 60 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/60, तो 2 एकम 2, तो 30, तो 1/30 घंटे में, मतलब 30 घंटे में वो इस काम को अकेला कर देगा। तो इतने आसान क्वेश्चन ये होते हैं। देखो मैं हर बार कभी मुश्किल कभी आसान क्वेश्चन मैं बनाए रखता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम मुश्किल क्वेश्चन ही करते रहे और आसान क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पता ही ना लगे इसे कैसे करना है। तो बिल्कुल लेवल मेंटेन कर हम चल रहे हैं। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे सर्कल बेस्ड, और इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। यहाँ कहा गया है 8 मित्र ABCDEFG और H उनके समान दूरी के साथ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वे इसी क्रम में हो। उनमें से कुछ केंद्र का सामना कर रहे हैं, कुछ बाहर की ओर। मतलब कि ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का हमारा, कि कुछ लोग तो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। अब इसमें सर फर्क क्या आएगा? अब देखो जब कोई केंद्र की ओर देख रहा होगा, ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है। अब कहे लेफ्ट दूसरा, तो यहाँ लेफ्ट दूसरा को जाएगा। अब यहाँ जब आपका इस तरफ चला जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट इसका बदल जाता है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, ये आप डिफरेंस इसका पता कर चुके होंगे। अब हमेशा मैं कहता हूँ 2 पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलना है। अब एक स्टूडेंट की यहाँ पर विश थी कि सर आप जो पेन की इंक है वो थोड़ी पतली रखो, तो ठीक है मैं इसकी भी कोशिश करूँगा। तो पतली इंक मैं रख रहा हूँ। यहाँ एक टेबल और यहाँ हमारा दूसरा टेबल। 8 लोग बिठाने हैं। कितने? 8 लोग बिठाने हैं। तो हमेशा बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपने 8 लोग बिठाने हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या हम एग्ज़ाम में भी ऐसे ही 2 टेबल बनाएं? हाँ 2 टेबल बनाओ, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपको नुकसान कभी होगा नहीं। अब यहाँ कहा गया है कि कुछ लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, केंद्र के विपरीत। ठीक है, हमने ये मान लिया कि केंद्र के विपरीत कुछ लोग देख रहे हैं। अब यहाँ कहा गया है सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ना। सी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दाएं दूसरा कौन सा है? क्या वो केंद्र की ओर देख रहा है? तो इसका दाएं किस ओर आएगा? इस ओर आएगा, इस ओर आएगा। और केंद्र के बाहर देख रहा है तो इसका दाएं इस ओर आएगा। तो यहाँ पर साफ साफ हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एफ केंद्र का सामना कर रहा है। तो यहाँ देखो एफ हमारा सेंटर की ओर देख रहा है और उससे कहाँ पर? दाएं दूसरे स्थान पर। तो दाएं दूसरा होगा पहला, दूसरा। सी हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। सी की हमें डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो यहाँ तो डायरेक्शन दे दी शुरू में ही, लेकिन कई क्वेश्चन होते हैं उसमें बीच में जाके ये जो डायरेक्शन होती है वो दी गई होती है। तो बस करना क्या है, आपने बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है जब तक आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो हमें सटीक इन्फॉर्मेशन मिल गई।
अब यहाँ कहा है केवल दो लोग सी और बी के बीच में बैठते हैं। अब सी और बी के बीच में दो लोग बैठेंगे, हो सकता है सी देखो यहाँ 1 2 बी यहाँ पर आए, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी हम ये मानकर चलते हैं। हो सकता है बी हमारी ऊपर की ओर से आए, 1 2 बी यहाँ पर आए, तो इसीलिए दो पॉसिबिलिटीज बनानी होती है। चलो हमने बिठा लिया इसे भी। तो अब यहाँ पर कहा गया है जी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जहां पर सी है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर जी बैठा है। अब देखो अगर सी हमारा सेंटर की ओर फेस करेगा तो दाएं दूसरे स्थान पर मतलब पहला दूसरा स्थान यहाँ बैठ सकता है। लेकिन अगर सी हमारा आउट ऑफ सेंटर मतलब सेंटर के बाहर देख रहा होगा तो दायां दूसरा इसका इस ओर होगा, तो पहला दूसरा यहाँ तो बैठ नहीं सकता, यहाँ एफ आया है, इसका मतलब सी हमारा सेंटर की ओर देखेगा, है ना, सी सेंटर की ओर देखेगा तो ही इसका दाएं दूसरा जी आएगा। ठीक है, तो दाएं दूसरे जी को ले लो, तो जी हमारा कहाँ आ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पर, जी बिठा लिया। यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करेंगे, अगर सेंटर की ओर देखेगा तो ही जी यहाँ पर आ पाएगा, अगर अपोजिट देखता है तो यहाँ पर तो एफ है। ठीक है, ये हमने बिठा लिया इसे भी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अब कहा गया है एच बी के एकदम दाएं बैठा है, एच बी के एकदम दाएं बैठा है, बी के दाएं बैठा है। अब बी मान लो सेंटर की ओर देख रहा है तो बी के दाएं बैठा है, तो एच यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब सी सेंटर के बाहर देख रहा है तो एच बिल्कुल दाएं। अब देखो दायां इसका यहाँ आ जाएगा, इमीडिएट कहा गया है तो एकदम से आपने इसे इमीडिएट बिठाना है ना। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बी अगर हमारा सेंटर की ओर देखेगा तो हमारा दाएं बैठा है तो ही यहाँ पर आ पाएगा, है ना। अगर सेंटर के बाहर देखता तो हमारा दाएं इस ओर आता है, तो दाएं इस ओर आएगा तो कहाँ, वहाँ तो जी बैठा हुआ है, तो ये नहीं होगा। एकदम का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब देखो जी और बी विपरीत दिशा में है, तो जी और बी विपरीत दिशा में है, जी और बी विपरीत दिशा में है। इससे इसे बोलने का मतलब क्या है, तो इसका बोलने का मतलब है जी और बी विपरीत दिशा, मतलब अगर जैसे जी आपका सेंटर की ओर देखेगा तो बी आपका सेंटर के बाहर देखेगा। तो यहाँ पर हमें देखो पता है बी की दिशा, तो जब बी हमारा सेंटर के बाहर देख रहा है तो जी हमारा सेंटर के अंदर देखेगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ पर देखो बी हमारा सेंटर की ओर देख रहा है तो ये हमारा आउट ऑफ सेंटर देखेगा, है ना, ये इस ओर देखेगा। ठीक है, ये हम मान चुके। अब जी का तत्काल पड़ोसी समान दिशा का सामना करता है, जी का जो तत्काल पड़ोसी है, अब देखो जी का तत्काल पड़ोसी यहाँ पर बी आ रहा है और ये वाला पर्सन भी इसका तत्काल पड़ोसी है। जी का तत्काल पड़ोसी समान दिशा का सामना करता है, तो इसे हम एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो हिंदी में थोड़ा सा आपका मुश्किल होता है ये वर्ड। जी एंड बी फेसिस अपोजिट, तो यहाँ पर हमारी लाइन है इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस द सेम डायरेक्शन, मतलब कि जो जी के पड़ोसी है वो एक ही दिशा में देखेंगे, तो ये हमें पता लग चुका। जी के पड़ोसी एक दिशा में देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर बी हमारा सेंटर की ओर देख रहा है तो ये भी हमारा सेंटर की ओर ही देखेगा। जी और बी के पड़ोसी, जी के पड़ोसी बी भी है तो जो यहाँ बंदा आएगा वो भी इसका पड़ोसी है, तो ये समान दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली, है ना, ये चीज़ हमने मान ली। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस द सेम डायरेक्शन, जी का पड़ोसी, तो ये वाला जो बंदा है यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा ये उसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है। यहाँ पर जो व्यक्ति आएंगे तो अभी हम इसे मानकर नहीं चलते, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि जी बी के अपोजिट या फिर इसके पड़ोसी एक दूसरे के समान फेस करेंगे, ये मतलब इसका यहाँ पर नहीं बनकर आ रहा। तो यहाँ पर बस अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी और ई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, डी और ई के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब अगर डी हमारा यहाँ आएगा तो 3 लोग आने चाहिए, 1 2 3, तो इस साइड से भी 1 2 3, मतलब दोनों साइड से आपके 3 लोग आ रहे हैं यहाँ को। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं कराया गया है कि डी ई में से कौन कहाँ बैठेगा, तो ये हमारी कंडीशन बैठ चुकी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, या तो डी यहाँ आएगा या तो ई यहाँ आएगा, या फिर डी यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा। ठीक है, आगे कहा गया है ना तो डी और ना ही ए एफ का तत्काल पड़ोसी है, तो मतलब यहाँ पर डी नहीं आ सकता, ये एफ के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो डी है, डी हमारा यहाँ पर आएगा, डी हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ एफ का पड़ोसी वो नहीं है, तो इसका मतलब ई यहाँ आएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर हमारा ई रहेगा, डी नहीं आएगा, क्योंकि डी ई का पड़ोसी नहीं है। अब ए भी इसका पड़ोसी नहीं है, यहाँ कहा गया है ए भी इसका पड़ोसी नहीं है। डी यहाँ आ गया, ई हमारा यहाँ आ गया, इसे थोड़े नज़दीक नज़दीक लिख लेता हूँ, ई यहाँ आ गया,
अब एक जगह बचती है ए को, तो ए यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ कहा गया है कि ए का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो यहाँ तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ए की जगह बच रही है ए को। तो यहाँ कहा गया था ना तो डी और ना ही ए एफ का तत्काल पड़ोसी है, तो यहाँ तो ये आएगा नहीं। और देखो इस बार हमारी क्वेश्चन के जो है आधा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बंदे बैठ चुके हैं, बस अब उनकी डायरेक्शन बिठानी बाकी है। ये इक्वेशन गलत हो गई, क्यों हो गई एक बार स्किप करके देख लो, क्योंकि ए की जगह बच रही थी ए को एफ के पास, और ए एफ के पास तो आएगा नहीं, ये साफ साफ कहा गया है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन बिठानी है। अब देखो हमारी डायरेक्शन यहाँ पर कुछ लोगों की तो बैठ चुकी है, कुछ की नहीं बैठी। तो अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट लाइन को, ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो दायां हो और इसका तब आएगा जब ये आउट ऑफ सेंटर देख रहा होगा, तो ही इसका दायां आएगा, क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है यहाँ पर कहा गया है, तो ही ये कंडीशन आएगी जब ए सेंटर के बाहर देख रहा है, फिर जो सर्कल है इसके बाहर देख रहा होगा, सेंटर के बाहर देख रहा होगा, तो ही ऐसा पॉसिबल था। ठीक है, ए की हमें पोजीशन पता लग चुकी। एच और ई दोनों सी के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो सी के विपरीत दिशा में देख रहे हैं एच और ई, तो मतलब सी अगर यहाँ देख रहा है तो ये यहाँ आएगा और ये भी आपका यहाँ आएगा, क्योंकि एच और ई दोनों सी के विपरीत दिशा में, एक विपरीत दिशा है, मतलब कि जहाँ पर जैसे सी हमारा देख रहा है सेंटर की ओर, तो ये सेंटर के बाहर देखेंगे ई और एच, तो ये भी हमने बैठा लिया। अब बारी बचती है एफ डी की, तो डी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कहा गया था ये चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ कहा गया था, एक लाइन थी कि जी का तत्काल पड़ोसी समान दिशा का सामना करता है, इसका मतलब हम लगाते हैं कि जहाँ पर जी देखेगा, देखो तत्काल पड़ोसी इसके दो है, एक तो ए है और एक आपका डी है। अब ये बात कही किसके बारे में गई होगी, तो ए तो देखो किस डायरेक्शन में देख रहा है ये हमें पता लग चुका था, मतलब इसके बारे में ये बात हो रही है डी के बारे में कि जी का तत्काल पड़ोसी समान दिशा का सामना करता है, मतलब जहाँ पर जी देखेगा वहीं पर डी भी देखेगा, ये हमारा इक्वेशन बैठ चुकी। अब यहाँ देखो इंग्लिश में भी यही कहा गया था कि इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन, जो उसका इमीडिएट नेबर है, तो दो नेबर थे हमारे पास, दो नेबर कौन कौन से, एक तो हमारे पास ए था इसका नेबर और एक था डी। ए की था हमें पोजीशन पता थी, ये इस ओर देख रहा है, तो डी की नहीं पता थी, तो इसीलिए हमने इसको डी के रिस्पेक्ट में कही गई बात मान लिया कि डी उस ओर देख रहा है जिस ओर जी देख रहा है। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन पूरा सॉल्व। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। चलो बताइए कि एच किस ओर देख रहा है, एच सेंटर की ओर देख रहा है कि सेंटर के बाहर देख रहा है। और मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, डी के दाएं दूसरा कौन है, डी के दाएं दूसरा कौन है, एफ के बाएं तीसरा कौन है, ये सब आप मुझे कमेंट करोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे शेयर जरूर करना है क्योंकि ये सभी एफर्ट्स आपके लिए है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अब आपकी जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो आपका हिंदी ग्रामर पे बेस्ड होगा। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं उसमें लाऊंगा। तो बने रहिए एग्जाम वॉरियर के साथ, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।